गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो कंटिन्यू कर रहे थे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको पढ़ना है कि कोशिका किससे बनी होती है तथा कोशिका के संरचनात्मक संगठन क्या होता है। यानी कि हमारी जो कोशिका होती है, हमने पढ़ा है कि कोशिका क्या होती है। वैसे तो कोशिका का आकार एक जैसा दिखाई देता है, पर क्या होती है, कोशिका अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो उसके बारे में पढ़ना है कि हमारी जो कोशिका होती है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हमने देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। कोशिका जिन अंगों से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। जब हम कोशिका को बहुत सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको क्या होते हैं, कोशिका में 3 अंग जरूर दिखाई देते हैं। कौन कौन सा? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। यानी हर कोशिका में ये तीनों चीज़ें कंपलसरी पाई हो जाती है। कौन कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। जो कोशिका में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है वो किस वजह से होती है? इन्हीं तीनों गुणों की वजह से होती है। प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका द्रव। अब हम सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं कि अब प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। जब हमने पढ़ा ना कि कोशिका इन तीनों से मिलकर बनी होती है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले कि हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किस तरह से बनी होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। वो क्या करती है? कोशिकाओं को बाहरी वातावरण से बचा के रखती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थ जो कोशिकाओं के लिए आवश्यक होते हैं उसको अंदर आने भी देती है, और जो पदार्थ जो खराब होते हैं, कोशिका से बाहर जाना चाहते हैं, उनको जाने भी देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। साथ ही जो अननेसेसरी पदार्थ होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती कोशिका को, उनको क्या कर देती है? रोकती है। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं आने देती है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ के कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। अब ये है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, कोशिका में पदार्थ बाहर आते जाते कैसे। तो वो क्या करती है, कोशिका जो सही पदार्थ होते हैं यानी जो कोशिकाओं के लिए आवश्यक होते हैं, उन पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? अंदर आने की परमिशन देती है। बाकी जो कोशिका के लिए ज़रूरत नहीं है उन पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली क्या कर देती है? बाहर कर देती है। ठीक है। अब प्लाज्मा झिल्ली किस तरह की होती है? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बहुत ज़्यादा लचीली होती है। किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगर हम प्लाज्मा झिल्ली को देखना चाहते हैं तो किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकी जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। जो कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है वही हेल्प करता है कोशिका को स्वस्थ बना के रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वही हेल्प करता है कि कोशिका को जो पदार्थ आवश्यक होता है उसको अंदर लेने में और जो अनावश्यक है उनको बाहर करने में। ऐसी प्रक्रियाओं को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये मेथड क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, और जो अमीबा होता है वो अपना भोजन क्या करता है? इसी मेथड के द्वारा बनाता है। ठीक है। तो हो गई, हमको समझ में आ गया प्लाज्मा झिल्ली किस तरह की होती है। ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो दे रखा है हमको कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना है। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। अब पादप कोशिका जो होती है यानी कोशिका जो होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है। यानी कुछ जंतुओं में पाई जाएगी, वो कुछ क्या होगी? जो जंतुओं में पाई जाएगी वो कहलाएगी जंतु कोशिका, और जो पादपों में पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? पादप कोशिका। ठीक है। तो यहाँ बोला है जो पादप कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है तथा यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी जो सेल्यूलोज होता है उसी के कारण जो हमारे पौधे होते हैं उसमें क्या होती है? दृढ़ता मिलती है उनको। जब किसी पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवजल संकुचन कहते हैं।
हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे। यानी क्या है, जब पादप कोशिका रहती है तो उसमें क्या होता है, हम जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, पानी उसकी जड़ों में जाने लगता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो उसकी झिल्ली होती है कोशिका की, उसमें क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, हानि होती है, जिससे वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, यानी छोटी होने लगती है। तो उसी घटना को क्या कहते हैं, जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका भित्ति समझ में। कोशिका भित्ति क्या होती है, पादप कोशिका में क्या होती है, जो कोशिका भित्ति रहती है वो किसी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दे रखा है हमको, नेक्स्ट जो दे रखा है इसी से रिलेटेड दे रखा है कि कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तन विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। यानी जो कोशिका भित्ति जो रहती है वो क्या करती है, पौधे हुए, कवक हुए या बैक्टीरिया हुए, उनको क्या करती है, अगर पानी की कमी है ना, तब भी उसको क्या करती है, वो फटने नहीं देती है और उसको क्या करती है, दृढ़ बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। और ऐसे माध्यम में क्या करती है, जो कोशिका रहती है, कौन सी विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव बनाती है। इस केस में क्या होता है, जो कोशिका होती है वो एकदम से पूरी क्या हो जाती है, फूल जाती है। और किस पर दबाव बनाती है, कोशिका भित्ति पर। कोशिका भित्ति की भी फूली हुई कोशिकाओं के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। जिस तरह से क्या कहती है, कोशिका फूल जाएगी तो कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालेगी। इसे वैसे ही कोशिका भित्ति मिलकर क्या करते हैं, कोशिका पर प्रभाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाओं में परिवर्तन माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। और जो कोशिका भित्ति रहती है वो क्या करती है, जो परिवर्तन होते हैं वो जंतु कोशिका, मैंने बताया आपको कोशिका दो प्रकार की होती है, जो पादपों में पाई जाएगी पादप कोशिका और जो जंतुओं में पाई जाएगी जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होती है वो क्या कर पाती है, माध्यम को ज़्यादा आसानी से सह सकती है। किसके कंपेयर में, जंतु कोशिका के कंपेयर में। इस तरह के चेंजेस को पादप कोशिका ज़्यादा सहन कर पाती है और जंतु कोशिका नहीं कर पाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केंद्रक के बारे में। और केंद्रक क्या होता है, केंद्र आपको समझ में आया, केंद्रक यानी किसी भी चीज़ का सेंटर भाग होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। तो वही ये जो हमारी कोशिका है उसका भी सेंटर पार्ट क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की ऐसा ही स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली थी। क्यों, यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे, प्रयत्न करो, देखोगे क्या अंतर दिखता है। जब हम आयोडीन को घोल डाला तो क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है, जो कोशिका के विभिन्न रंग जो होते हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों के रंगे होते हैं। यानी कि जो कोशिका होती है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं और वो अलग अलग भाग भी क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। तो कुछ क्षेत्र अधिक गहरे से प्रतीत होते हैं और कुछ कम। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत डार्क साइडेड होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत लाइट कलर के होते हैं। जो केंद्रक होता है वो बहुत लाइट होता है, इसीलिए हमें आयोडीन डालने पर उसका चेंज ऑब्जर्व किया था। तो जो कोशिका होती है उसका सेंटर पार्ट क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। और केंद्रक जो होता है उसके चारों एक झिल्ली पाई जाती है जो केंद्रक को क्या करती है, सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जो क्या करता है, जो केंद्रक जो होता है हमारा उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका द्रव्य के बारे में। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य की गाल की कोशिकाओं के साइड कर देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। अब जैसे जैसे हमने क्या करा, हमने एक प्याज का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या हो गया कि जो झिल्ली थी उसमें क्या हुआ था कि क्या था, कोशिका झिल्ली से गिरा हुआ था। तो इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा होता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत हल्का सा हमको क्या दिखाई देता है, एक स्पॉट दिखाई देता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी क्या बता रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई झिल्ली है ना, तो उसके एक सेंटर पार्ट में क्या होता है, यानी कि जो झिल्ली हो चारों उसके बीच में क्या दिखाई देता है, एक तरह से इस तरह से क्या होता है, हल्का सा धब्बा दिखाई देता है। तो वो हल्का सा धब्बा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली रहती है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य मिलता है। और कोशिका द्रव्य क्या रहता है, बहुत हल्का सा पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक भी होते हैं और इसी में क्या होते हैं, बहुत से अलग अलग क्या होते हैं, कोशिका के घटक भी होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है और जितने भी अंग होते हैं अलग अलग, हमको पता है वो कोशिका के लिए क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं।
कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। और जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो कोशिका द्रव्य रहेगा और केंद्रक जो रहेगा ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? जीव द्रव्य कहलाएंगे। तो इस तरह से बताया है जो प्लाज्मा झिल्ली रहती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य के साथ एक तरल पदार्थ रहता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।